संभल से बड़ी खबर है, जहां पर संभल की जामा मस्जिद जो कि हरिहर मंदिर है, मामले में 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद अब जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभल हिंसा का आज 6वां दिन है। शुक्रवार यानी जुमे को देखते हुए पूरे शहर में फोर्स बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों की बैरिकेडिंग की गई है। कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह ने कहा है कि सभी अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, बाहरी ताकतें यहां न घुस पाए, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि संभल हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च पहली तस्वीरें में आप देख सकते हैं। जुमे की नमाज को लेकर यहां पर जो निगरानी है वो सख्त कर दी गई है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। दूसरी तस्वीर में जहां पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज लगाई गई है। तीसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ड्रोन से यहां पर निगरानी की जा रही है। चौथी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छत से ईंट हटाई गई है। और 5वीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 और आरोपी को अरेस्ट किया गया है इस पूरे मामले में। और 6ठी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हिंसा के दिन का ये पूरा वीडियो है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें जहां पर कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से सख्त है और किस तरीके से यहां पर माहौल गर्म है, किस तरीके से यहां पर पुलिस प्रशासन सख्त है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बहरहाल आपको जानकारी दे दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित आयोग 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को इस पूरे मामले पर सौंपेगी। तो इस पूरे मामले पर जांच जो है वो शुरू हो गई है और जांच के लिए जांच आयोग का गठन भी किया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। संभल हिंसा मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने यह गठन किया है। तो देखिए ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से नजर रखी जा रही है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि छत से ईंट हटाई गई है कि फिर से किसी तरह की वारदात को अंजाम न दिया जाए। चौथी तस्वीर में आप देख सकते 5वीं तस्वीर बहरहाल आप देख सकते हैं कि यहां पर मामले में आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा 3 और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। और 6ठी तस्वीर में आप देख सकते हैं हिंसा के दिन का ये पूरा वीडियो है कि यहां पर किस तरीके से आरोपियों के द्वारा पथराव किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो तेज है और अब गठन कर दी गई है टीम की, 3 सदस्यीय टीम की, और पूरे मामले पर जांच जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक और बड़ी खबर संभल से जुड़ी हुई है, जहां पर संभल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गठित किया न्यायिक आयोग। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रयागराज हाई कोर्ट ने न्यायिक आयोग गठित किया है। जस्टिस DK अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है। संभल हिंसा के सभी एंगल की जांच करेगा आयोग। आपको ये जानकारी दे दें कि संभल हिंसा मामले में हर एक एंगल से आयोग के द्वारा जांच की जाएगी। संभल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का यह गठन हुआ है, जिसमें आपको जानकारी दे दें कि प्रयागराज हाई कोर्ट ने ये न्यायिक आयोग का गठन किया है। जस्टिस DK अरोड़ा की अध्यक्षता में ये 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। और संभल से सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सर्वे पर 8 जनवरी को होगी सुनवाई। चंदौसी कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको ये बता दें कि अब संभल में सुरक्षा का सख्त पहरा है और इससे लेकर किस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। और उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पूरे मामले पर सियासत तेज है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। प्रतिक्रिया में कौन नेता क्या कुछ कहना है वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर उस पर करेंगे चर्चा। क्या करे मुसलमान यार, घर में रहेगा तो दंगाई घुस के मारेंगे, बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। क्या करे मुसलमान, क्या हाल कर दिया देश में हमारा। देखिए जहां तक मुझे मालूम है ज़ियाउर रहमान बर्क उस दिन संभल के अंदर ही नहीं थे। वो भीड़ को कैसे भड़काते, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है
उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। आज को तो सभी अच्छी है। हमने आज का जो शुक्रवार है, जुमा का नमाज है, पिछले सप्ताह भी हमने शांति से निकला है, आज इस बार भी शांति से हो गई। उसके लिए हमने सभी लोग से अपील किया है, पहले एकांका संभ्रांत लोग से, उनसे अपील करते हुए सभी लोगों ने हम लोग को वादा भी दिया है, उन्हें कंसर्न भी दिया, हम लोग शांति से निकलेंगे, आप अपना मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्या करे मुसलमान यार, घर में रहेगा। और संभल हिंसा पर ही आज हम करेंगे चर्चा। इसके लिए हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामपाल सिंह जो संभल से संवाददाता है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक यादव सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अवधेश उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी के साथ करेंगे चर्चा। मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामपाल, आपके पास आते हुए संभल हिंसा मामले को लेकर अपडेट क्या है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है, किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है संभल हिंसा मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा दिव्या आपको कि संभल हिंसा के बाद अब यहाँ कहीं ना कहीं सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक तौर पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजामों के साथ 16 कंपनियां मुस्तैद की हैं, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर के काफी संख्या में पुलिस बल, जो सार्वजनिक जो स्थल है उन पर पुलिस बल तैनात किया गया है, उन पर कड़ी निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा रही है। अब आज जो न्यायिक रिपोर्ट भी पेश करनी थी, लेकिन उसके बाद जो टीम बाहर निकल चुकी है। हालांकि अगली डेट जो है 8 जनवरी की लगी है। दिव्या जी ठीक है, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों से कहा जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा ना हो और तमाम तरह के नियम लगाए गए हैं, तो क्या लोगों के द्वारा इसका पालन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में दहशत भी है कि कहीं ना कहीं, और जबकि कमिश्नर अंजन कुमार ने साफ तौर पर कि उन लोगों को एक अपना बयान जारी किया है कि किसी को भी जो आरोपी नहीं है इस मामले में उसको नहीं फंसाया जाएगा, उसको लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से यानी कि साफ तौर पे कहना है कि किसी भी निर्दोष को इसमें फंसाया नहीं जाएगा, लेकिन किसी भी आरोपी को बख्शा भी नहीं जाएगा। रामपाल, लौटूंगी आपके पास। अशोक यादव हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनकी ओर चलते हुए। अशोक यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज पे। जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम तरह की कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी आपके नेताओं का कहना है कि उन्हें कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस के अगर कारगुजारियों को समझना हो तो कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, जो टिप्पणी आई पुलिस के ऊपर, उसको एक बार आप लोग को याद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता सुख भोग रही है और इस तरह का काम करवा रही, आतंक फैला रही समाज में उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो कि उचित नहीं है। दिव्या जी, ये पहली ऐसी सरकार होगी पूरे वर्ल्ड में, ऐसी सरकार होगी योगी सरकार, जो 80% हिंदू आबादी का ब्रेन वॉश करने के लिए अपनी ही सरकार में दंगे करवा रही। पहली ऐसी सरकार होगी विश्व की, ताकि 80% जो हिंदू आबादी के बच्चे वो अपनी एग्जाम की बात ना करें, पेपर लीक की बात ना करें, अपनी नौकरियों की बात ना करें, और अब अग्निवीर की बात ना करें हमारे नौजवान, और पीडीए अपने आरक्षण लूट की बात ना करें। ये सारी समस्याओं जो सरकार की नाकामियां हैं दिव्या जी, इन नाकामियों को छुपाने के लिए योगी सरकार इस तरह से प्लान करके दंगे करवा रही है। भाजपा सरकार और योगी सरकार, और इनका पूरा एक इकोसिस्टम है दंगे कराने का, इसमें आरएसएस मिली हुई है, भाजपा है, अशोक जी, जो आपको हो सकता है, जो आपको नाकामयाबी लग रही हो, बहुत सारे लोगों को उसका योगी सरकार की कामयाबी लग रही हो, क्योंकि कहा जाता है कि योगी सरकार के आने से पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह की हालत थी, किस तरह की स्थिति थी कानून व्यवस्था को लेकर, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और जब यहाँ पर योगी सरकार आई तो आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बन गया। हालांकि आपके सभी आरोपों का जवाब देने के लिए यहाँ पर अवधेश उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, आपके पास आते हुए, बहुत सारे आरोप आपकी सरकार पर यहाँ पर लगाई जा रही है, क्या जवाब देंगे आप? ठीक है दिव्या जी, मैं एक एक करके जवाब दूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा। तो मैं खुद संभल का निवासी हूँ, मेरा जो पैतृक गाँव है वो संभल ही है। तो मैं आपको बता दूं संभल के बारे में, थोड़ा इतिहास में बता दूं, ताकि आपको दर्शक भी समझ सके कि मुद्दा क्या है, क्यों चल रही है ये जो संभल में चल रही है कहानी। ठीक है, संभल एक ऐतिहासिक धर्म नगरी,
जिसका उल्लेख हमारे स्कंद पुराण में भी। और मैं आपको बताऊं, कल की अवतार जो होना है, भगवान विष्णु का जो आखिरी अवतार होना है, कल की अवतार, वो संबल में ही होना है। और संबल जो है हर युग में रहा है, चाहे आप सतयुग की बात कीजिए, त्रेता युग की बात कीजिए, द्वापर की कीजिए या कलयुग की कीजिए, चारों युगों में संबल अलग अलग नाम से रहा है। जैसे कि आपने देखा कि आप ये जो है त्रेता युग में जो इसका नाम था, वो सतयुग में इसको सत्यव्रत कहते थे, ठीक है, और जो है त्रेता में इसको महागिरी कहते थे, द्वापर में पिंगल के नाम से फेमस था, कलयुग में इसको संबल कहते हैं। तो संबल जो है चारों युगों में रहा है और 1178 से लेकर 1193 तक ये पृथ्वीराज की राजधानी भी रही है। उसी समय संबल में आलाउदल आए थे और वो नट बनकर आए थे, उन्होंने अपना पूरा खेल दिखाया था उस समय जनता को, और छलांग मारकर संबल में उन्होंने चक्की का पात टांगा था। और ये जो मंदिर की बात चली, हरिहर मंदिर, संबल में 68 तीर्थ हैं, 19 स्तूप हैं, और उनके मध्य जो है केंद्र बिंदु जो है वो हरिहर मंदिर। उसके बाद आप देखिए, इतिहास जानिए, अब 1526 और 29 के बीच में बाबर आया देश में, जिसने तीन मुख्यमंत्री जो है छुड़वाए थे देश के। एक अयोध्या का राम मंदिर था, दूसरा हरिहर मंदिर संबल का था, तीसरा पानीपत की एक मस्जिद है काबुली मस्जिद। अवधेश जी, लेकिन तमाम तरह के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। अब मैं उसी पर आ रहा हूँ। तब से ये विवादित ढांचा है, ठीक है। उसके बाद ASI की सर्वे पहले हुआ था, 1879 में हुआ था, उसमें भी जो उस समय तत्कालीन जो कार्ले जी थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उन्होंने भी ये कहा था ये मंदिर है। उसके बाद ये विवादित ढांचा बना रहा। अब जाके आप देखिए 19 नवंबर को कोर्ट आदेश देता है, संवैधानिक तरीके से आदेश दिया जाता है, सर्वे टीम पहुंचती है शांतिपूर्वक, वहां पर क्या होता है, इकट्ठी भीड़ हो जाती है। उसके बाद दोबारा सर्वे के लिए टीम जाती है, क्या होता है, पथराव किया जाता है। अरे भाई एक बात बताइए, संविधान से देश चलने वाला है ना, यही लोग कहते हैं विषय धर्म के लोग, आज संविधान के धज्जे उड़ाने पर लगे पड़े हैं। अभी अशोक यादव जी कह रहे थे कानून व्यवस्था सही नहीं है, अरे भाई आतंक मचा रखा है प्रशासन ने। अशोक यादव जी, संबल की जो हालत है ना, अगर पुलिस प्रशासन उस समय कार्रवाई नहीं करता तो संबल में बहुत बड़ी अनहोनी भी हो सकती। संबल में पुलिस प्रशासन ने आतंक नहीं मचाया, बल्कि आतंक को शांत करने का काम किया है। आप कैसे लोग बताइए, आपकी पार्टी ने तो ताज सिखों पर गोली चलवाई थी, उस समय किसको दोष देंगे आप? प्रशासन को दोष देंगे, सरकार को दोष देंगे? आपकी सरकार ने तो मुजफ्फरनगर में कांड करवाया था, कितना बड़ा हिंदू मुस्लिम करवाया था, कितने हिंदू मारे गए थे, कौन जिम्मेदारी लेगा उसका भाई? अरे आज जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम जबरदस्त है, अच्छी है, अच्छे हाथों में है। ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था सही नहीं है, और योगी सरकार की बात कर रहे हैं, योगी मॉडल की। अरे भाई योगी मॉडल में जो है ना, हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी में था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया घोषित करने का काम जो समाजवादी पार्टी ने किया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है। आज जो है उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया ये सब जो है ना डरे हुए रहते हैं, पता है उनको कि अगर कुछ किया तो घर पे बुलडोजर चलेगा, घर पे जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं अशोक जी गलत बोल रहे हैं, और संबल की जो हिंसा हुई है उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, क्योंकि इनकी जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, और जो वहां के जो विधायक इकबाल महमूद सपा के, उनके लड़के ने ये दंगा भड़काने की कोशिश की थी, और इस दंगे को पूरी तरह से हिंसा देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं अवधेश जी, एक सेकंड। अखिलेश यादव जी कहते हैं जय श्री राम बोलने वाले सद्भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं। अरे भाई अशोक यादव जी जो अल्लाह अकबर नाराय तकबीर कहते हैं, वो क्या शांति फैलाने का काम कर रहे हैं देश में? अरे नाराय तकबीर अल्लाह अकबर क्या वो हिंदुओं को मारते हैं, हिंदुओं के मंदिर मस्जिद को मंदिरों को गिराते हैं, वो कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं भाई जो अखिलेश यादव को जय श्री राम पीछे है? इससे तो ये स्पष्ट हो चुका है समाजवादी पार्टी घोर हिंदू विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है पूरी तरह से। ठीक है, लौटूंगी आपके पास अवधेश जी। अशोक जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ये बात कही गई, और अभी अवधेश जी भी कह रहे थे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी के नेता और वहां से जो सांसद है उनका भी हाथ सामने आ रहा है, और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन जो है वो आगे कर रही है। आरोप आप पे है और आपको भरोसा पुलिस प्रशासन पे नहीं है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से कितनी जल्दी में यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई और माहौल को जो है वो शांतिपूर्ण बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी दंगा आपके नेताओं के द्वारा फैलाया जाता है, और आप कहते हैं कि आपको भरोसा पुलिस प्रशासन पर नहीं है। देखिए दिव्या जी, जो एक कहावत है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
अभी आपको बहराइच दंगा जो अभी 1-2 महीने पहले जो बहराइच पे मत जाइए सर, संभल पे आइए, संभल पे आइए। मैं बता रहा हूँ, नहीं भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, संभल पे बात कीजिए। आपको प्रत्यक्ष अगर सबूत मिल रहा है, अगर उन्हीं के लोग अगर ये FIR दर्ज करा रहे हैं कि फला हिंसा में, फला दंगे में हमारे ही लोग इन्वॉल्व थे, अब इससे बड़ा सबूत आपको कौन सामने लाके दें? सर अभी दूसरे मुद्दे की बात मत कीजिए, हम उस मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम संभल की बात कर रहे हैं, संभल पे अभी हम बात करना चाह रहे हैं। आप अपने सांसद की बात कीजिए। मैंने देखिए दिव्या जी, मैंने बहराइच का हवाला दिया था कि वहां से आप सबूत उठा के देख लीजिए कैसे लोग उन्हीं के लोगों ने करवाया था। मुद्दा होता है तो आप रोजगार पे चले जाते हैं, आप भूखमरी पे चले जाते हैं, आप महंगाई पे चले जाते हैं। अब यूपी में कानून व्यवस्था की बात हो रही है तो आप बहराइच पे जा रहे हैं, बात जब हम संभल की करने की कोशिश करें तो आप बहराइच पे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, NCRB डेटा उठा के देख लीजिए, योगी सरकार की कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया है। दूसरी बात आपको पता ये तो जग जाहिर है ना सर, योगी सरकार की कानून व्यवस्था कितना बेहतर है, ये तो जग जाहिर है। और योगी सरकार जहां योगी जी जाते हैं वहां एक नारा देते हैं, वहां पे बीजेपी की सरकार आ जाती है। अब तो आपको भी थोड़ा सा बोलने में परहेज करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आपका जुबान भी थोड़ा काटना चाहिए, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं। देखिए दिव्या जी, योगी जी झारखंड नहीं गए थे क्या? योगी जी झारखंड नहीं गए थे क्या? हो गया उनके नारे को वहां पे? लेकिन योगी जी हरियाणा भी गए थे, योगी जी महाराष्ट्र भी गए थे, बटेंगे तो कटेंगे बहुत असर किया। योगी जी झारखंड भी गए थे, योगी जी जम्मू कश्मीर भी गए थे, 2 जगह उनकी सरकारें नहीं बनी, अब बुरी तरह से हारे योगी जी। तो आप ऐसा ना कहिए कि उनका नारा सफल हो रहा है, ठीक है जब तक चल रहा है। तो झारखंड में और जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है आपको मालूम नहीं है क्या सर? झारखंड की बात कर ले तो आप ही के इंडी गठबंधन के नेता है ना, जो बांग्लादेश से लोगों को बुला के बैठा रखे हैं रोहिंग्या बना के, और वहां पर वोट बैंक की आप लोग राजनीति करते हैं, वहां पर वोट जिहाद करते हैं। ये किसी से छिपा है क्या? करेंगे आप इस पे बात? करेंगे अगर आप इस मुद्दे पे बात, तो हम भी खुलकर इस मुद्दे पे बात करने को तैयार हैं। क्या स्थिति आपके इंडी गठबंधन के नेता क्या वहां पर बना रखे हैं? बंगाल वाली स्थिति कुछ दिनों में झारखंड में होने वाली है। देखिए आप बांग्लादेश चलिए, पाकिस्तान चलिए, हम लोग हर जगह जाने को तैयार हैं आपके साथ। अरे ले आइए ना, आप उत्तर प्रदेश में लाके दिखाइए रोहिंग्या को, पता लग जाएगा आपको। नहीं ऐसा है, देखिए जिस तरह से माहौल उत्तर प्रदेश का खराब करके रखा योगी सरकार ने ना, माहौल किसने खराब किया है ये आप मत बोलिए अशोक जी, माहौल किसने खराब किया है ये आप मत बोलिए। जनता भी हंस रही होगी आपके इस बातों पर। दिव्या जी आप भाजपा प्रवक्ता नहीं है, आप टीवी एंकर। अरे मैं भाजपा प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं टीवी एंकर हूँ, इसलिए मेरा काम है कि गलत चीजों को गलत चीजों पे रोकना। आप यहाँ बैठ के अफवाह नहीं फैला सकते हैं, आप यहाँ बैठ के अशोक जी अफवाह नहीं फैला सकते हैं। अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो मैं झारखंड में किस तरीके से बांग्लादेश से लोगों को लाके वहां पे बैठा रहे हैं, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए अशोक जी। अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं टीवी एंकर हूँ, मैं अपने चैनल की एंकर हूँ, तो मेरा काम है आपको वहां पर रोकना। You are not a spokesperson of BJP. You are only TV anchor. You do your job perfectly. सर आप मुझे मत ज्ञान दीजिए ना, आपको जिस पे बोलना है आप होमवर्क करके तो आएंगे नहीं, उस पे तो बोलेंगे नहीं, आप चले हैं ज्ञान देने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर पर अवधेश जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। रामपाल जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, संभल मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, संभल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। संभल जामा मस्जिद मामले में ये बड़ी और खबर और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि संभल जामा मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। जामा मस्जिद में सर्वे के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई जारी है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संभल जामा मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। जामा मस्जिद में सर्वे के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई शुरू हो गई है। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं संभल हिंसा से जुड़ी हुई मामले पर।